हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ईसीआईएल का जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, इसका फिटर ट्रेड के ऊपर जो सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक मैंने प्रिपेयर किया है उसके बारे में। तो देखिए, ये जो सजेस्टिव क्वेश्चन बैंक का जो क्लास मैंने कराऊंगा, इसका पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाएगा डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, उसी के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने पड़ेगा आपको, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको देखने को मिलेगा। एंड कोई क्वेरीज है तो आप उधर में चेकआउट कर सकते, उधर में आप क्वेश्चन कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फास्ट ऑर्डर लीवर। तो फास्ट ऑर्डर लीवर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। तो फास्ट ऑर्डर लीवर कैसे है, पहले एक बार देख लीजिए। फास्ट ऑर्डर लीवर जो है, इसका बीच में रहते हैं फाल्क्रम। फाल्क्रम का मतलब है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूम सकते हैं उसको हम बोलते हैं फाल्क्रम। तो इस फाल्क्रम का एक एंड में लोड एक्ट होता है एंड दूसरा एंड में इसके ऊपर एफोर्ट पी एक्ट होता है। तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक फास्ट ऑर्डर लीवर का। एंड ये जो फास्ट ऑर्डर लीवर का जो एग्जांपल इधर में आपको दिखने को मिलेगा, ये है ब्रेक पेडल, जो है एक फास्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल। ठीक है, एंड इसी के साथ मैं आपको नोट कराऊंगा, अगर मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर लीवर कैसा है। सेकेंड ऑर्डर लीवर में फाल्क्रम जो है वो एंड पोजिशन में रहते हैं, बीच में रहते हैं लोड एंड इसका दूसरा एंड पे रहते हैं क्या, एफोर्ट। एंड ये है सेकेंड ऑर्डर लीवर। ठीक है, ये है सेकेंड ऑर्डर लीवर। एंड थर्ड ऑर्डर है, तो थर्ड ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है थर्ड ऑर्डर लीवर। ठीक है, थर्ड ऑर्डर लीवर में लोड रहेगा एंड में, बीच में रहेगा एफोर्ट एंड इसमें फाल्क्रम रहेगा लास्ट में। ठीक है, एक ऑन एंड में। ये है थर्ड ऑर्डर। ठीक है, ये है थर्ड ऑर्डर। एंड इसी के साथ आपको अगर नोट डाउन करना है कि एग्जांपल ऑफ ब्रेक पेडल जो है, सीजर जो है। ठीक है, अगर आपको पूछा है फास्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल बताओ। ठीक है, तो फास्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल एक तो ब्रेक पेडल है, ठीक है, सीजर है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल। सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल क्या है? सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल इधर में एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए, स्टेपल्स। ठीक है, स्टेपलर जो हम इस्तेमाल करते हैं, स्टेपलर जो है वो है सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल। ठीक है, नेल क्लिपर, नेल क्लिपर, नेल क्लिपर जो है वो है एक सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल। एंड थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल जो है वो है ह्यूमन जॉ, ह्यूमन जॉ। ठीक है, ह्यूमन जॉ। उसके बाद फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड जो है ये है आपका थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल। ठीक है, तो इसी को आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई क्या पूछा है, द हीट एनर्जी रिलीज्ड इन मेजर विद द हेल्प ऑफ। तो देखिए, हीट जो है एक एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, जिसको कैलोरीमीटर से हम माप सकते हैं। तो हीट एनर्जी रिलीज मेजर कर सकते हैं हम कैलोरीमीटर से। एंड इसी के साथ आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये जो हीट है, इस हीट का अगर आपको पूछा है एसआई यूनिट बताओ, तो एसआई यूनिट बताओ एंड सीजीएस यूनिट बताओ। तो इसका हीट का जो एसआई यूनिट है वो होगा जूल एंड हीट का सीजीएस यूनिट हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, एंड अगर कैलोरी एंड जूल का रिलेशन बताएगा तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड 1 जूल इक्वल टू क्या है, 0.24 कैलोरी। ठीक है, ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हीट हम माप सकते हैं जूल से और कैलोरी से। ठीक है, तो हीट का जो एसआई यूनिट है वो है जूल एंड सीजीएस यूनिट जो है वो है कैलोरी। ठीक है, इसके साथ एक और भी मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, वो क्या है, अगर आपको बोला है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का यूनिट भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो तब क्या हो जाएगा, जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, और कैलोरी पर ग्राम
डिग्री सेल्सियस, ये भी आपका हो सकता है स्पेसिफिक हीट का सीजीएस एंड एसआई यूनिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फायर क्लासेस इन व्हिच द फ्यूल इज गैस और लिक्विफाइड गैस। तो लिक्विफाइड गैस जो है एक कौन सा टाइप का फायर का क्लासेस में आते हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए में है क्लास ए, ऑप्शन बी में है क्लास बी, ऑप्शन सी में है क्लास डी, ऑप्शन डी में है क्लास डी। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बताने से पहले मैं आपको कुछ नोटिंग कराऊंगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। क्लास ए फायर जो है वो है सॉलिड सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल जो है वो है आ जाएगा क्लास ए फायर में, जैसे कि वुड, पेपर, क्लॉथ। ठीक है, उसके बाद क्लास बी फायर में क्या आ जाएगा, लिक्विड फ्यूल। ठीक है, लिक्विड फ्यूल जो है वो आ जाएगा क्लास बी फायर में। उसके बाद गैसियस फ्यूल और लिक्विफाइबल जो गैस है तो वो जाएगा आपका क्लास सी फायर में, एंड क्लास डी फायर में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक है, एंड देखिए आपका मन में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में आप पूछा है एग्जाम क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फायर कौन सा ग्रुप में आता है, तो आप आंसर किया है क्लास सी फायर। तो देखिए ये जो फायर का जो क्लासिफिकेशन है, इलेक्ट्रिकल फायर यूएस सिस्टम के मुताबिक क्लास सी फायर में आता है, लेकिन इधर में जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी फायर का क्लासिफिकेशन किया है वो है यूरोपियन सिस्टम और ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के मुताबिक। ठीक है, तो अगर आपको अगर पूछा है इलेक्ट्रिकल फायर कौन सा ग्रुप में आता है, तो आप क्लास सी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी करेक्ट है यूएस के मुताबिक। ठीक है, यूएस सिस्टम के मुताबिक। एंड यूरोपियन सिस्टम के मुताबिक क्लास सी फायर में आता है क्या, गैसेस फ्यूल, जो अगर कोई गैसेस फ्यूल है तो वो आ जाएगा क्लास सी फायर में। तो इस आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लिक्विफाइड गैस जो है वो कौन सा फायर के अंदर में आते हैं, तो लिक्विफाइबल जो गैस है वो क्लास सी फायर के अंदर में आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिमूविंग। तो देखिए एक फायर जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, फायर ट्रायंगल में क्या रहते हैं, फ्यूल प्लस हीट प्लस ऑक्सीजन। फायर ट्रायंगल क्या क्या किस से बना हुआ होता है, फ्यूल से, हीट से एंड ऑक्सीजन से। अगर ये फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन इसमें से कुछ एक का सप्लाई अगर आप रिड्यूस कर देते हैं तो फायर क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा, फायर रिमूव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमूव ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव। ठीक है, एनी वन ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है, तो देखिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के जो रूल्स है, पहले आपको क्या करना है, जो गिवन डेटा है उसमें से आपको 32 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 140 से 32 को हटाने से आपको क्या आ जाएगा, 108। इस जो वैल्यू आपको अगर मिला है आपको, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको 1.8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1.8 से इसको डिवाइड करने से आपका इधर में आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो 60 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। एंड अगर रिवर्स केस में पूछा है, अगर बोला है डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो तब क्या होगा, आपको पहले 1.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर में 60 है, 60 को 1.8 से मल्टीप्लाई करने से आपको आ जाएगा 108। उसके बाद इसको 32 प्लस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये जो कन्वर्शन है इसको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। तो आपको c/5 इज इक्वल टू f-32 - 19 करने से आपको ज़्यादा टाइम लग सकेगा। तो इधर को टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप ये जो प्रोसेस है इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पॉइस इज द यूनिट ऑफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइस देखिए एक विस्कोसिटी का यूनिट है। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो नोट डाउन आपको करना पड़ेगा, ये जो पॉइस है, पॉइस जो यूनिट है ये सीजीएस यूनिट है। किसका, सीजीएस यूनिट है डायनामिक विस्कोसिटी का।
डायनामिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट है पॉइस, ठीक है। एंड इसका अगर एसआई यूनिट है तो एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है इसका एसआई यूनिट, ठीक है। तो अगर आपको पूछा है सीजीएस पॉइस किस कैसा यूनिट है, तो पॉइस है एक सीजीएस यूनिट किसका, डायनामिक विस्कोसिटी का एक सीजीएस यूनिट है पॉइस। एंड इसी के साथ आपको एक पॉइंट में और भी नोटिंग कराऊंगा कि वन पॉइस, ठीक है, वन पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ठीक है। एंड एक और पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको अगर पूछा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एक तो हो गया है डायनामिक विस्कोसिटी, उसके बाद पूछ सकते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है उसका यूनिट क्या है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है उसका यूनिट होता है स्ट्रोक, ठीक है। उसको भी आपको नोट डाउन करना है, तो नोट डाउन कर लीजिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट, ठीक है। सीजीएस यूनिट जो है वो है स्ट्रोक, सीजीएस यूनिट स्ट्रोक है। एंड इसका अगर एसआई यूनिट के बारे में पूछा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है उसका एसआई यूनिट बताओ, तो तब आपको इधर में नोटिंग करना पड़ेगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका अगर विस्कोसिटी का यूनिट के बारे में पूछा है तो आपको डायनामिक विस्कोसिटी को याद रखना पड़ेगा एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी को याद रखना पड़ेगा। एंड आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पॉइस जो है एंड स्ट्रोक जो है वो दोनों ही आपका सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, तो देखिए स्ट्रेस का मतलब क्या है, फोर्स यूनिट एरिया पर जितना इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। मान लीजिए एक ब्लॉक ऐसा है, इधर में आप एक फोर्स लगा रहा है एंड दूसरा एंड में एक फोर्स लगा रहा है, तो इसका अंदर में इस फोर्स का अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, वो पर स्क्वायर मीटर और पर यूनिट एरिया जो इफेक्ट लगा रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है वो एक इंटरनल इफेक्ट है। तो फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू है आपका स्ट्रेस। तो फोर्स को इधर में लोड लिखा हुआ है, लोड बाय एरिया इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्ट्रेस। एंड देखिए स्ट्रेस जो है इसका अगर ऐसा यूनिट बोला है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका हो सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए आपका ऐसी भी हो सकते हैं, इसका पास्कल भी हो सकते हैं, ठीक है, इसका यूनिट पास्कल भी हो सकते हैं। एंड 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 पास्कल, ठीक है। एंड देखिए ए छोड़ दीजिए, इस रिलेशन को आपको याद रखने से हो जाएगा। एंड देखिए फोर्स का यूनिट, प्रेशर का यूनिट, ठीक है, प्रेशर, उसके बाद स्ट्रेस एंड यंग्स मॉड्यूलस, इसका जो यूनिट है ये सेम होता है, ठीक है। प्रेशर का मतलब क्या है, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस का मतलब है फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, ये जो राशि है इसका यूनिट सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसओ इज द एक्रोनिम, तो आईएसओ इसका एब्रिविएटिव नेम क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसका जो एब्रिविएटिव नेम है आईएसओ। ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये हो जाएगा आपका आईएसओ का करेक्ट नेम, करेक्ट एब्रिविएटिव नेम, ठीक है। तो आईएसओ इज द एक्रोनिम फॉर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंट टू कितना रेडियन, तो 60 डिग्री इक्विवेलेंट टू रेडियन तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पाई रेडियन उसका वैल्यू है 180 डिग्री, ठीक है। इधर में ऐसे करके लिखिए, उधर में ऐसे करके लिखिए कि 180 डिग्री इक्वल्स टू है पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा, पाई रेडियन बटे 180 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा,
इसके साथ 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 से 60 इधर में कट गया है, ठीक है, निपट गया है, तो इधर में आ जाएगा 3, तो π/3 रेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इधर में रेडियन लिखा हुआ है, तो ये जो ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, π/3, तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछा है कोई भी सर्किल है, सर्किल का एंगल कितना है, 360 डिग्री, ठीक है, तो 360 डिग्री मतलब क्या है, 2π रेड, ठीक है, एंड हाफ सर्किल जो है उसका अगर आपको बोला है रेडियन में, इसका एंगल क्या है, पाई रेडियन, ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए कंपैरेटर, तो कंपैरेटर का एक एग्जांपल क्या है, तो कंपैरेटर का एग्जांपल हो जाएगा आपका डायल गेज, ठीक है, डायल गेज आपका हो जाएगा कंपैरेटर का एक एग्जांपल। उसके बाद तो देखिए इधर में वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर जो है इसमें जो स्केल लगा हुआ होता है उसमें एडजस्टेबल स्केल जो है वो माउंटिंग रहते हैं, एंड ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका लिस्ट काउंट है 0.02 mm, ठीक है, माइक्रोमीटर जो है उसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm, ठीक है, एंड ये जो वर्नियर कैलिपर है वो डिफरेंस बिटवीन टू स्केल प्रिंसिपल से काम करते हैं, माइक्रोमीटर जो है वो स्क्रू एंड नट और नट ऑन बोल्ट प्रिंसिपल से काम करते हैं, एंड इधर में बचा हुआ है स्टील रूल जो है इसका लिस्ट काउंट है 0.5 mm, एंड इसके साथ ये जो डायल गेज है इसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm। तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया इसको जितना हो सकेगा तो आप इसको नोट डाउन कीजिए क्योंकि इसमें आपको काम में आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following instrument is used to check the concentricity of the outside diameter? तो कोई भी डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर है उसका कॉन्सेंट्रिसिटी, इसका जो सरफेस है, इसका जो कर्वेचर है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं, जो रैक एंड पिनियन, ठीक है, रैक एंड पिनियन प्रिंसिपल से काम करते हैं। इसका लिस्ट काउंट क्या है, 0.01 mm, ठीक है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ द एंगल प्लेट, तो एंगल प्लेट में एंगल प्लेट का एंगल क्या है, और चारों ऑप्शन आपके सामने में है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एंगल प्लेट, ठीक है, तो ये जो एंगल प्लेट है, एंगल प्लेट का जो एंगल है वो 90 डिग्री, तो एंगल प्लेट दिखने में कैसा होता है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो एंगल प्लेट है, एंगल प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो दिखने में क्या होता है, एल शेप में होता है, ठीक है, इसमें देखने के में एल शेप में होता है। ये है आपका एंगल प्लेट बन गया है, ठीक है, तो ये जो एंगल प्लेट है कभी कभी ये जो एंगल प्लेट है स्लॉटेड रहते हैं, इधर में कुछ स्लॉट आपको दिखने को मिलेगा, ऐसे करके स्लॉट आपको दिखने को मिलेगा। ये जो स्लॉट है इसका काम क्या होगा, अगर कोई नाट बोल्ट है तो नाट बोल्ट को इस स्लॉट के अंदर से आप पास करा सकते हैं, ठीक है, एंड अगर एक पिक्चर अगर आपको दिखा के अगर बोला है ये जो एंगल प्लेट है कैसा एंगल प्लेट है, तो आपको बोलना पड़ेगा ये है एक स्लॉटेड एंगल प्लेट। एंड एंगल प्लेट जो डिफरेंट टाइप्स का जो एंगल प्लेट है, स्लॉटेड टाइप जो है मैंने इधर में बोला है स्लॉटेड टाइप, इसके बाद स्वीवेल टाइप, स्वीवेल टाइप इधर में लिख लीजिए स्लॉटेड, ठीक है, स्लॉटेड टाइप, स्वीवेल टाइप है, बॉक्स टाइप एंगल प्लेट है, ठीक है, बॉक्स एंगल प्लेट ये भी होता है। एंड एंगल प्लेट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट खास पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इसका ग्रेड, ठीक है, तो इसका ग्रेड एंगल प्लेट का दोनों ग्रेड होता है, एक होता है ग्रेड 1 एंड दूसरा होता है ग्रेड 2, ठीक है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। एक ग्रेड 1 एंगल प्लेट जो है ये इस्तेमाल होता है टूल रूम में, टूल रूम वर्क के लिए ग्रेड 1 एंगल प्लेट जो है इस्तेमाल होता है, एंड ग्रेड 2 एंगल प्लेट जो है वो मशीन शॉप, ठीक है, मशीन शॉप में इस्तेमाल होता है।
तो यही था एंगल प्लेट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आपको नोट डाउन करने से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करके जरूर रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फॉर टीग वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड गैस। तो देखिए ये जो टीग है ना, इसका एक्रोनिम क्या है? तो टीग का फुल फॉर्म है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इधर में टंगस्टन जो है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोड होता है टंगस्टन का, जो है एक नॉन कॉन्ज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इसमें लिख लीजिए नॉन कॉन्ज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करते हैं टीग वेल्डिंग में। ठीक है, इनर्ट गैस के हिसाब से आप क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इनर्ट गैस के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं आर्गन को। ठीक है, आर्गन गैस को हम इस्तेमाल करते हैं। आर्गन एक इनर्ट गैस है एंड एक गैस वेल्डिंग टेक्निक है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है, तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं जो टंगस्टन से बना हुआ होता है। एंड इसके साथ एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 3410 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड इनर्ट गैस के रूप में हम आर्गन इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हीलियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर में आर्गन ऑप्शन है, तो आर्गन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल यूज्ड फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल। तो देखिए लार्ज सर्कल ड्रॉ करने के लिए ज्यादातर ट्रेमेल इस्तेमाल होता है। कभी कभी ट्रेमेल आपको ऑप्शन में नहीं दिखने को मिलेगा, तो तब आपका आंसर हो जाएगा बीम कॉम्पास। ठीक है, बीम कॉम्पास तब आपका आंसर हो जाएगा। एंड ये जो डिवाइडर है, ये तो है एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है आर्क बनाना। ठीक है, डायमेंशन को ट्रांसफर करना, ठीक है, ये है आपका डिवाइडर का काम। जेनी कैलिपर, जिसका दूसरा नेम क्या है? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इसका और भी नेम है ऑड लेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर। ये है जेनी कैलिपर का नेम। ठीक है, स्काई बार जो हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है, जिसका पॉइंट एंगल का वैल्यू है 12 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद बोला है ए 100 mm लॉन्ग नॉमिनल साइज वी ब्लॉक। तो पहले फ्रेंड्स देख लीजिए कि जो वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक देखने में कैसा होगा। ठीक है, तो वी ब्लॉक देखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वी ब्लॉक दिखने में कुछ ऐसा होगा। इसका अगर एंगल के बारे में पूछा है कि वी ब्लॉक का एंगल क्या है, तो इसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। पहला क्वेश्चन है। ये इस्तेमाल होता है सिलिंड्रिकल जॉब को रेस्ट करने के लिए। सिलिंड्रिकल टाइप जॉब, सिलिंड्रिकल जॉब को रेस्ट करने के लिए वी ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। तो इधर में आपको बोला है एक वी ब्लॉक है जिसका लेंथ है 100 mm एंड इस वी ब्लॉक में जो सिलिंड्रिकल जॉब हम होल्ड कर सकते हैं उसका मिनिमम डायमेंशन है 5 एंड मैक्सिमम डायमेंशन है 90 mm। ठीक है, एंड इसका ग्रेड है ए। तो इसको कैसे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं? तो देखिए वी ब्लॉक को स्पेसिफाई करने के टाइम पहला हम क्या करते हैं, उसका नॉमिनल साइज यानी कि इसका लेंथ हम लिख सकते हैं कि इधर में जो सिलिंड्रिकल जॉब हम होल्ड कराएंगे इस वी ब्लॉक के ऊपर, उस वी ब्लॉक में कितना लेंथ का जॉब हम होल्ड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल साइज। तो नॉमिनल साइज क्या हो जाएगा 100 एंड इसका मिनिमम डायमेंशन को पहले, उसके बाद मैक्सिमम को 5 से लेकर 90। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 100, उसके बाद 5 से लेकर 90, उसके बाद ग्रेड लिखना पड़ेगा। ऑप्शन सी में ग्रेड लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, इधर में ग्रेड लिखा नहीं हुआ है, ए ग्रेड, उसके बाद उसका ग्रेड होगा
उसके बाद उसका ISI जो नंबर इंडियन स्टैंडर्ड जो नंबर है 2949 उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो वी ब्लॉक को लिखने से पहले लिखना पड़ेगा उसको नॉमिनल साइज, उसके बाद उसका मिनिमम डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर, उसके बाद उसका ग्रेड, उसके बाद उसका IS नंबर। ठीक है, तो ऐसे करके हम वी ब्लॉक को स्पेसिफाई कर सकते हैं। वी ब्लॉक के साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है परमानेंट मार्क्स मेड बाय प्लेसिंग पंच मार्क्स एट द कन्वीनियंट इंटरवल्स अलोंग ए मार्क लाइन इज नोन एज। तो देखिए परमानेंट मार्किंग करने के लिए यानी कि लेआउट काम करने के लिए हम जो पंच इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो है विटनेस मार्क बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, कौन सा पंच, डॉट पंच। ठीक है, डॉट पंच जो है स्पेशल काइंड ऑफ प्रिक पंच। ठीक है, स्पेशल नहीं, 60 डिग्री प्रिक पंच, 60 डिग्री प्रिक पंच जो है उसको हम डॉट पंच बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, विटनेस मार्किंग के लिए, लेआउट मार्किंग करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ड्रिल का पॉइंट एंगल को अगर होल्ड करना है तो तब इस्तेमाल करना पड़ता है सेंटर पंच। सेंटर पंच को हम इस्तेमाल करते हैं ड्रिल का जो पॉइंट है उसको रेस्ट करने के लिए। एंड आपको अगर कोई भी मान लीजिए डिवाइडर को पॉइंट को रेस्ट करना है, ठीक है, डिवाइडर का पॉइंट को रेस्ट कराना है तो अब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रिक पंच को, तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रिक पंच को, जिसका एंगल क्या है, प्रिक पंच का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, एंड सेंटर पंच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ड्राइव डावेल्स एंड रिवेट्स आउट ऑफ देयर होल्स। तो देखिए डावेल्स क्या है, डावेल जो है वुडन नेल, सॉफ्ट नेल भी हम बोल सकते हैं, जो ज्यादातर कास्टिंग शॉप में, ठीक है, अगर वुडन नेल है तो कास्टिंग शॉप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये डावेल जो है एंड रिवेट जो है, जो उसका डैमेज हो गया है उसको उसका होल से निकालने के लिए आपका किसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन है, सेंटर पंच, प्रिक पंच, पिन पंच, हॉलो पंच। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पिन पंच जो ऑप्शन सी में है, पिन पंच आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पर्पस ऑफ हॉलो पंच। तो हॉलो पंच का पर्पस क्या है, तो हॉलो पंच का पर्पस है फॉर मार्किंग होल्स इन ए थिन मेटालिक लेदर और हार्डर बोर्ड, ठीक है, और शीट, इसी के ऊपर मार्किंग डालने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा हॉलो पंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द पंच यूज्ड फॉर मेकिंग विटनेस मार्क। तो विटनेस मार्किंग करने के लिए आपको जिस पंच को इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है 60 डिग्री प्रिक पंच, जिसको हम बोलते हैं क्या, डॉट पंच। 60 डिग्री प्रिक पंच जिसको हम बोलते हैं डॉट पंच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द यूज ऑफ द मार्किंग नाइफ। ठीक है, मार्किंग नाइफ का इस्तेमाल क्या है, ऑप्शन ए यूज फॉर मार्किंग ओनली, ऑप्शन बी यूज फॉर मार्किंग एंड स्क्राइबिंग, उसके बाद ओनली स्क्राइबिंग, नन ऑफ दिस। तो देखिए ऑप्शन बी जो है यूज्ड फॉर मार्किंग एंड स्क्राइबिंग, ए होगा आपका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, ठीक है, मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, तो उसके लिए चैनल को रेगुलर तौर से विजिट करते रहिए। एंड चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल में जुड़ने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रिपरेशन अच्छा करके देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।